स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, विजिबल स्क्रीन? ठीक है। सो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है JSP। JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे वो हमने सर्वलेट प्रोग्रामिंग करके देखे। जितने भी हमने ये जो नई टेक्नोलॉजी सीखी वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो वो सर्वलेट टेक्नोलॉजी थी। अब हम जो नई तकनीक सीखने वाले हैं वो है वेब एप्लीकेशन में, वो है JSP, जावा सर्वर पेजेस। JSP का पूरा नाम क्या है? जावा सर्वर पेजेस है। यह एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसे डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्वलेट जैसे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, वैसे ही JSP भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। खासतौर पर इसे जावा वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्रिएट किया जाता है। JSP टेक्नोलॉजी जो है वो जावा API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण जावा पर आधारित वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना और भी आसान हो जाता है। अब JSP टेक्नोलॉजी जो है वो हमें API सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसी वजह से JSP पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। JSP टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से सर्वलेट टेक्नोलॉजी के विपरीत काम करती है। ठीक है, कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। JSP जो है वो अपोजिटली काम करती है। जैसे सर्वलेट टेक्नोलॉजी में हम क्या करते थे कि जावा प्रोग्राम के अंदर HTML की स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन JSP टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे कि HTML की स्क्रिप्ट में हम जावा के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कम्प्लीटली अपोजिट करते हैं। जबकि JSP पेज जब एक JSP पेज आउटपुट के रूप में सर्वलेट जनरेट करता है, लेकिन JSP में कोड करना सर्वलेट से कई गुना ज़्यादा आसान होता है। एक JSP पेज जो है वो HTML और JSP टैग से मिलकर बना है। एक जो पेज होता है JSP का पेज जो होता है वो HTML और JSP टैग इन दोनों से मिलकर बनता है। JSP टैग की मदद से आप जो है वो जावा के APIs को यूज़ कर सकते हैं। अब JSP के जो टैग हैं उनकी मदद से कितने भी बड़े प्रोग्राम को आसानी से हम हमारे वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वो प्रोग्राम फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे वेब पेज में। इस प्रकार से आप एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से जावा पर आधारित हो सकता है, और इसी वजह से JSP जो है वो बेहतर काम करता है। उदाहरण के लिए कि HTML से आप वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। HTML से हम क्या करते हैं, HTML CSS से हमारा जो वेब पेज होता है वो सिर्फ हम डिज़ाइन करते हैं। यदि वेब पेज में कोई फंक्शनलिटी डालनी है या फिर उसे डायनामिक बनाना है, तब फिर आप उसे JSP टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे डायनामिक बना सकते हैं या उसमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कन्वर्टर को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आप लॉजिक का पार्ट जो है वो पूरा जावा में लिख सकते हैं और JSP की मदद से आप इसे वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो लॉजिकल पार्ट रहेगा वो कम्प्लीटली जावा में रहेगा और JSP की मदद से JSP में क्या होता है कि HTML और JSP टैग इन दोनों से बनता है। तो JSP की मदद से जो वेब पेज रहेगा उसमें हम हमारे जावा कोड को इंक्लूड कर सकते हैं और इस प्रकार से हम एक जावा पर आधारित वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि वेब एप्लीकेशन को हम बहुत सी दूसरी लैंग्वेज के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जावा जो है वो सबसे सिक्योर, पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज है। इसलिए जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर कोई या हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है वहाँ पे मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग जावा को भी प्रीफर ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, डेटा सिक्योरिटी की बात आती है, तब हम जावा को प्रीफर करते हैं। इसीलिए
एक जावा पर आधारित वेब एप्लीकेशन दूसरी वेब एप्लीकेशन से ज़्यादा फास्ट होता है, सिक्योर होता है और इसलिए वो बेहतर माना जाता है। इस वजह से जो है वो ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन जावा का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। साथ ही ऐसे प्रोग्रामर्स जो जावा के साथ फैमिलियर हैं उनके लिए जेएसपी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। हम लोगों ने क्या किया है कि पहले हमने जेएसपी से पहले हमने सर्वलेट को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अब सर्वलेट हमें प्रॉपरली हम उसकी फंक्शनलिटी जान रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है सर्वलेट। सर्वलेट से पहले हमने जो जावा के स्टैंडर्ड एडिशंस में जो हमने कोड किए थे, ठीक है, जावा फर्स्ट में हमने जो कोड किए थे वो उसके थ्रू हम जावा पर आधारित अच्छे प्रोग्राम्स या अच्छे एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। जब बात आती है वेब एप्लीकेशन की, तब क्या हो रहा है कि हमें जावा का बेसिक नॉलेज तो है, इस मतलब जावा से हमें फैमिलियर तो है, और इसीलिए जब जेएसपी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमने पहले ही जावा पर अच्छे से काम किया हुआ। डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी, ठीक है, जेएसपी पेजेस जो होते हैं वो सर्वलेट से स्लो होते हैं क्योंकि इन्हें कंपाइल होकर सर्वलेट में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है, जबकि सर्वलेट पेजेस जो है वो जेएसपी से फास्ट होते हैं क्योंकि ये पहले से कंपाइल होते हैं और डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं। जेएसपी पेज जो है वो क्या होता है कि कंपाइल होता है और कन्वर्ट होता है सर्वलेट में, और फिर सर्वलेट पेज जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए जेएसपी पेजेस जो है वो सर्वलेट से स्लो होते हैं, लेकिन सर्वलेट पेजेस तो ऑलरेडी कंपाइल होते हैं हमारे पास, और इसी वजह से वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जेएसपी जो है ये ऑटोमेटेड पेज कंपाइलेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे एप्लीकेशन को बार बार डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं होती। जेएसपी में किए गए चेंजेस डायरेक्टली हम लाइव देख सकते हैं, जबकि आप सर्वलेट में जब भी आप कोई सर्वलेट प्रोग्राम्स को चेंज करते हैं तो आपको बार बार उसे कंपाइल करना होगा, रन करना होगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी बनती है, सर्वलेट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सर्वलेट प्रोग्राम्स हैं लेकिन होता है जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम्स जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा प्रोग्राम्स कौन से एग्जीक्यूट होते हैं, तो डॉट क्लास फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है, और डॉट क्लास फाइल कब क्रिएट होती है कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो, उसके बाद फिर हमारी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। इसीलिए जब भी हम कोई सर्वलेट में हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमें उन चेंजेस को रिप्लिकेट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं, तो इसके लिए हमें कंपाइल करना पड़ेगा, और फिर देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए सर्वलेट पेजेस जो होते हैं उसको बार बार कंपाइल करना पड़ता है और उसके बाद फिर रन करना है, जबकि जेएसपी में ऐसा नहीं है। जेएसपी में हम जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली लाइव ही देख सकते हैं। जेएसपी में सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट ही, जेएसपी जो है वो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट ही हैंडल करता है, ठीक है। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मार्कअप लैंग्वेज में चलता है। जेएसपी जो है वो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट से हैंडल करता है, और सर्वलेट जो है वो सभी प्रकार के प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। हमने देखा था कि सर्वलेट में 2 प्रकार होते हैं। सर्वलेट में क्या होता है कि सर्वलेट में सिर्फ एक होता है जेनेरिक सर्वलेट और दूसरा होता है HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट में क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ हम HTTP प्रोटोकॉल्स को ही हैंडल कर सकते हैं, जबकि जेनेरिक सर्वलेट में हम सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जेएसपी में ऐसा नहीं है, जेएसपी में सिर्फ और सिर्फ हम HTTP प्रोटोकॉल को ही हैंडल कर सकते हैं।
JSP में कोड करना कंपेयर टू सर्वलेट बहुत आसान होता है, लेकिन सर्वलेट प्रोग्राम्स में सर्वलेट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनकी कोडिंग भी बहुत डिफिकल्ट होती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें जावा कोड के अंदर HTML कोड को लिखना पड़ता है। एंड अगेन जावा इज अ हाईली केस सेंसिटिव। अगर हम कहीं भी कुछ भी हमारा कुछ मिस हो जाता है, चाहे HTML का ही हो, तब भी हमें हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो वहाँ पे हम शो नहीं कर पाएंगे। JSP में क्या होता है कि इसमें आप एक HTML स्क्रिप्ट में जावा प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। HTML के अंदर हम जावा कोड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सर्वलेट में जावा प्रोग्राम के अंदर हमें HTML स्क्रिप्ट को ऐड करना है और ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। JSP में लॉजिक और डिज़ाइन अलग अलग हो जाते हैं, जबकि सर्वलेट में लॉजिक और डिज़ाइन एक ही साथ हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सर्वलेट भी वही है और हमारा जो लॉजिकल पार्ट है वो भी हम वही लिखेंगे और डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो भी हम वही लिखेंगे सर्वलेट में। इसी वजह से सर्वलेट के कोड जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें कोडिंग करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फाइल क्या है JSP? सबसे पहला तो ईजी टू लर्न है। JSP को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि HTML टैग जो है वो नॉर्मल हमारे JSP की टैग जो है वो HTML टैग की तरह ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम HTML और जावा में आसानी से यदि अगर हम HTML और जावा में आसानी से वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं तो JSP द्वारा आप आसानी से वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है इसमें कोड करना। जो इसके टैग्स हैं JSP के वो बहुत सिमिलर हैं हमारे HTML टैग्स के, और इसी वजह से JSP में कोड करना आसान हो जाता है। सेकंड जो है वो है इजी टू मैनेज। JSP की मदद से लॉजिक पार्ट और डिज़ाइनिंग पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो हम HTML और CSS जावास्क्रिप्ट इनकी मदद से करते हैं और लॉजिक जो है वो जावा। सर जी। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है आवाज़? यस सर, बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। एक मिनट। हेलो, अभी बेहतर है? हाँ अभी सर। ओके, हाँ सर, आ रही है। ठीक है। सो दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, इजी टू मैनेज है। JSP की मदद से हम क्या करते हैं, लॉजिकल पार्ट और डिज़ाइनिंग पार्ट अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग में हम क्या करते हैं कि HTML और CSS की मदद से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, और लॉजिक जो है वो हम कम्प्लीटली जावा की मदद से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कम्प्लीटली जावा से हम उसको परफॉर्म करते हैं लॉजिकल पार्ट को, और इसी वजह से JSP एप्लीकेशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। थर्ड है हमारा ऑटोमेटिक पेज कंपाइलेशन। JSP में आपको बार बार प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप कोई चेंज करते हैं वो चेंजेस अपने आप ही अप्लाई हो जाते हैं। JSP आपको ऑटोमेटिक पेज कंपाइलेशन टेक्निक प्रोवाइड करता है। इससे आपको एप्लीकेशन को बार बार डिप्लॉय करने की जो समस्या है उससे हम बच सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई अगर हमारा हम कोड कर रहे हैं सर्वलेट में और ह्यूमन एरर्स है, मतलब
गलती से हमसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कहीं लेबल का कुछ बदल गया है, या कोई एक हमें कुछ स्मॉल चेंज करना है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो कि डायनेमिक पेज पे है। अब क्या है, सर्वलेट पेज पे अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे, हम हमारे जो डायनेमिक पेज है वहाँ पे चेंजेस करेंगे, उस पेज को, वो पेज कंपाइल होगा, देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा डिप्लॉय होने के बाद। अब ये क्या होगा, अब सेम सिनेरियो को कंसिडर करते हैं JSP में। जब JSP में ऑटोमेटिक पेज कंपैरिजन हमें प्रोवाइड करता है JSP, तो अगर कोई एक स्मॉल चेंज है तो वो हम वहीं पे हमारे कोड में डायरेक्टली चेंज करके यहाँ पे उसको लाइव देख सकते हैं। API सपोर्ट, एक JSP जो है वो JSP के साथ आप सभी जावा के API जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि JSP के साथ अगर आपको JDBC API यूज़ करना है तो आपके एप्लीकेशन डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम JSP और JDBC इनको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं। रिलायबल एंड सिक्योर, जावा के सपोर्ट की वजह से JSP जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा रिलायबल है और सिक्योर भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो किस तरीके से काम करता है JSP? तो जावा सर्वर पेजेस जो है JSP, वो वर्किंग में उसके वर्किंग में 4 एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है वेब ब्राउज़र, दूसरा है वेब सर्वर, थर्ड वन इज़ JSP इंजन एंड फोर्थ वन इज़ सर्वलेट इंजन। अब ये जो इमेज है यहाँ पे, इस इमेज को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्लाइंट क्या करता है, वेब ब्राउज़र के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पर। ठीक है, अब वेब सर्वर पर वो जैसे रिक्वेस्ट आती है तो हमें रिक्वेस्ट से पता चल जाता है कि किस URL को एक्सेस किया गया है। जैसे ही .jsp एक्सटेंशन हमें मिलता है तो वेब सर्वर को पता चल जाता है कि ये क्या है, कि ये JSP पेज के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो वो उससे JSP इंजन को भेज देता है। अब JSP इंजन क्या करता है, उस पर्टिकुलरली वेब जो JSP पेज है हमारे पास, उस पेज को सर्वलेट में कन्वर्ट करता है और सर्वलेट इंजन को पास करता है। अब सर्वलेट इंजन फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है और फिर से उसको रिस्पॉन्स के रूप में जनरेट, पेज के रूप में रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस से भेज देता है। और यही प्रोसेस चलती रहती है और इसी वजह से JSP पेजेस जो है वो स्लो काम करते हैं कंपेयर टू सर्वलेट। हमने देखा था कि सर्वलेट कैसे काम करता है कि कोई क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, डायरेक्टली वेब सर्वर से वेब सर्वर पर डायरेक्टली सर्वलेट इंजन में, और सर्वलेट इंजन, यस सर। हाँ, सर्वलेट इंजन से डायरेक्टली रिस्पॉन्स जनरेट होकर क्लाइंट के पास चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले रिक्वेस्ट जाएगी JSP इंजन के पास, JSP इंजन वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर से JSP इंजन, JSP इंजन से सर्वलेट इंजन, फिर सर्वलेट इंजन से ये हमें वापस मिलेगी रिस्पॉन्स के रूप में। अब ये वही बता रहे हैं हम लोग कि जैसे ही वेब ब्राउज़र JSP पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये रिक्वेस्ट सीधे वेब सर्वर के पास पहुंचती है। वेब सर्वर .jsp एक्सटेंशन के माध्यम से आइडेंटिफाई करता है कि एक JSP पेज के लिए रिक्वेस्ट है जो कि वेब सर्वर पर स्टोर है। इस पेज को आइडेंटिफाई करके वेब सर्वर इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए JSP इंजन को पास कर देता है। JSP इंजन वेब सर्वर पर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि अपाचे वेब सर्वर के साथ JSP इंजन पहले से ही इनेबल होते हैं। JSP इंजन इस JSP पेज को सर्वलेट पे कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद
इस सर्वलेट इंजन को पास कर दिया जाता है। सर्वलेट इंजन इस सर्वलेट को प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में HTML पेज जनरेट करता है। यह HTML पेज वेब सर्वर को पास कर दिया जाता है और आखिर में वेब सर्वर इस HTML पेज को वेब ब्राउज़र को मतलब क्लाइंट को वापस भेज देता है और इसी तरीके से इसका ये काम चलता रहता है। अब हमने ये क्लियर है? यस सर। कोई सवाल है इस पर? नो। ठीक है। ठीक है, JSP लाइफ साइकिल। तो JSP लाइफ साइकिल के लिए जब भी कोई पेज होता है तो उस पेज की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे हमने सर्वलेट की देखी थी। सर्वलेट लाइफ साइकिल में हमने क्या देखा था कि सर्वलेट लाइफ साइकिल जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सर्वलेट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर जेनेरिक सर्वलेट यूज़ हो रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग होती है, और अगर HTTP सर्वलेट यूज़ हम कर रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग है। ठीक है। यस सर। तो वैसे ही JSP की लाइफ साइकिल होती है। तो नॉर्मल वेब पेजेस काफ़ी आसानी से ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन .JSP एक्सटेंशन वाले जो वेब पेजेस होते हैं वो काफ़ी प्रोसेस के बाद वेब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये लाइफ साइकिल प्रोसेस .JSP फाइल क्रिएट होने से फाइल डिस्ट्रॉय होने तक चलता है। ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस होती हैं, तो इसमें 7 प्रोसेस होती है JSP। पहला होता है ट्रांसलेशन, जो कि हमारे JSP कोड को सर्वलेट कोड में ट्रांसलेट करता है। देन कंपाइलेशन, जो ट्रांसलेटेड सर्वलेट कोड है उस सर्वलेट कोड को बाइट कोड में मतलब डॉट क्लास फाइल में कंपाइल करके कन्वर्ट कर लेता है। अब फिर तीसरा आता है लोडिंग, जो डॉट क्लास बाइट कोड जो फाइल हमारी जनरेट हुई है उसको, जो सर्वलेट क्लास है उसको लोड करेगा। देन इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन मीन्स यहाँ पे हम जो लोड हुआ सर्वलेट है उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। देन इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में जैसे हमने इनिट मेथड लिखी थी सर्वलेट में, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होती है। ठीक है। वैसे ही JSP init नाम से एक मेथड है जो कि JSP लाइफ साइकिल में एग्जीक्यूट होती है। अब ये जो मेथड है ये मेथड भी सेम काम करती है जो मेथड सर्वलेट में इनिट मेथड का काम है। ये भी इनिशियलाइजेशन के पर्पज से ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किए हैं उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि JSP सर्विस, इस मेथड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये जो मेथड है ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे हमने देखा था कि सर्वलेट जो है वो सर्वलेट के लाइफ साइकिल में हमने इनिट और डिस्ट्रॉय ये दोनों मेथड क्या थे कि ये वन टाइम एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन सर्विस ये जो मेथड थी, सर्विस ये जो मेथड है, ये जो सर्विस मेथड है ये क्या करती है कि दिखेगा नहीं आपको, बस वो आपके माइक बंद कर दिया। सो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि JSP सर्विस मेथड जो है वो हम एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेट कर लें। अब सेट ठीक है।
सो अब क्या होता है कि इनिट मेथड इनिशियलाइजेशन से हम जेएसपी इनिट मेथड को, जैसे ये मेथड कॉल होती है तो हम हमारे जो इंस्टेंस क्रिएटेड है इनको इनिशियलाइज कर देते हैं। अब ये इनिशियलाइज जो इंस्टेंस होते हैं ये जेएसपी सर्विस मेथड में एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब जब भी हम हमारे पेज को एग्जीक्यूट करते हैं जेएसपी पेज को, तो ये जेएसपी सर्विस मेथड एग्जीक्यूट होती है। और डिस्ट्रक्शन, जब हमारा पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है और जो भी हमने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। ट्रांसलेशन में वही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेएसपी फाइल को क्रिएट करते हैं, जेएसपी इंजन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और तब उसे डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब सर्वलेट पे कन्वर्ट किया जाता है। अब एक कोड है हमारे पास यहाँ पे कि hello डॉट जेएसपी। अब ठीक है, ये विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। ओके। सो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंपल HTML कोड लिखा है। यहाँ पे HTML टैग है, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। यहाँ पे हमने हेड टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग है और यहाँ पे हमने बॉडी टैग को क्लोज किया है और HTML टैग, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्रिप्टेड टैग का यूज़ किया है जो कि जेएसपी का टैग है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक यही डिस्कस किया है कि हम HTML के अंदर जावा कोड यूज़ कर सकते हैं। सो सी दिस इज आउट डॉट प्रिंटलन। अब प्रिंटलन जो है ये एक मेथड है जो कि प्रिंट राइटर की मेथड है और प्रिंट राइटर जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आउट। तो जब हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक जो है वो आउट ऑब्जेक्ट होता है और ये हमें डायरेक्टली वेब पेज पर राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें इसको क्रिएट करने के लिए या इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। 9 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इसको जेएसपी में जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आउट डॉट प्रिंटलन और हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल हेलो वर्ल्ड का हमारा प्रोग्राम है जेएसपी का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो जेएसपी पेज है ये कन्वर्ट होता है सर्वलेट में। तो कन्वर्टेड जो सर्वलेट पेज है हमारा वो इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हमने क्या इस जेएसपी पेज को लिखा था, अब यहाँ पे एक पब्लिक क्लास हेलो जेएसपी एक्सटेंशन HTTP सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेएसपी सर्विस मेथड को, और ये जो है कन्वर्टेड सर्वलेट है इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रहा है इसके लिए, ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे इसे लिखा है। इसमें से कोई भी कोड हमें, जो कन्वर्टेड सर्वलेट में इसमें से कोई भी कोड हमें जेएसपी के लिए नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है, सिर्फ जेएसपी कोड लिखना है। लेकिन बैकग्राउंड में इतना सब कुछ क्रिएट होता है कि जेएसपी सर्विस मेथड वहाँ पे लिखी गई, उसमें 2 पैरामीटर एक्सेप्ट होंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, जो कि थ्रो करेंगे आईओ एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। ये सेम काम कर रहा है जो हमने सर्वलेट प्रोग्रामिंग में देखा था, ठीक है। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, ठीक है। ये सेम वैसे ही है, ठीक है। अब आउट जो है वो क्या है, आउट डॉट राइट हमने HTML लिखा, आउट डॉट राइट हेड सी, ये जो है ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है। HTML यहाँ पे है, आउट डॉट राइट यहाँ पे HTML है, यहाँ पे उसके बाद हेड है, आउट डॉट राइट हेड, ठीक है। टाइटल टाइटल, फिर हेड क्लोज, यहाँ पे हेड क्लोज है, ठीक है। और फिर हमने बॉडी टैग ओपन किया है, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जेएसपी कोड लिखा है, जेएसपी टैग लिखा है जो कि
जावा कोड है, ठीक है। अब ये जो है सर्वलेट हमारा, ये ऑलरेडी जावा में ही हम लिख रहे हैं, इसी वजह से हमने क्या किया, इसे डायरेक्टली आउट ऑफ प्रिंटलन और हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब हमने इसमें HTML क्या हुआ, कुछ पूछना है? सर ये जेएसपी कोड ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है सर्वलेट कोड में। कन्वर्ट हो जा रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। बस ये में हमारी जानकारी में होना चाहिए कि ये बैकग्राउंड में प्रोसेस होता कैसे है। हमने सर्वलेट जो है वो इतनी डिटेल में पढ़ा क्यों, ठीक है। जब हम यस सर। जेएसपी में कोड आसानी से कर सकते हैं, तो सर्वलेट को हमने इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा? तो इसीलिए पढ़ा हमने कि जेएसपी में बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। जो हम मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग की क्लास 1 से हम लोग कहते हैं कि आप ईच एंड एवरी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में ये आपने क्यों लिखी है, ये बैकग्राउंड में इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। अगर आपको ये पता है तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमें बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। इस वजह से ये जो कन्वर्जन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। देन हमने यहाँ पे डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यहाँ पे आउट ऑफ प्रिंटलन, ठीक है, आपको क्लियर हो। देन फिर हमने आउट ऑफ राइट, फिर हमने यहाँ पे लिखा बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। और ये जो है ये कम्प्लीटली बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है, जिसका हमें दिखेगा भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये जेएसपी कन्वर्ट हो रहा है सर्वलेट में, ये हो रहा है सर्वर पर, ठीक है। हम जो है वो क्लाइंट हैं, एज ए क्लाइंट, और हम लोग सिर्फ पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारी प्रोसेस हो रही है सर्वर पर, ठीक है। अगर जेएसपी फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो जावा मतलब सर्वलेट फाइल जो है वो क्रिएट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपाइलेशन। .jsp फाइल को सर्वलेट में कन्वर्ट करने के बाद उसे बाइट कोड में, मतलब ये जो जावा फाइल बनी है इसको डॉट क्लास में फाइल को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल होगी तो डॉट क्लास में ही बनेगी फाइल, उसकी जावा फाइल कंपाइल होती है तो उसकी एक डॉट क्लास फाइल बनती है। फिर उसके बाद डॉट क्लास फाइल को मेमोरी पर लोड किया जाता है। देन इंस्टेंशिएशन, उसके बाद उस डॉट क्लास फाइल का इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। अब इनिशियलाइजेशन, ये जो डॉट क्लास फाइल है, इस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जेएसपी इनिट मेथड कोई भी रिक्वेस्ट मतलब सर्विसिंग होने पहले कॉल होता है। सर पहले तो क्या होगा कि जेएसपी इनिट मेथड पहले कॉल होगी, देन फिर उसके बाद ये सर्विस मेथड को फॉरवर्ड होगी रिक्वेस्ट। अगर ये जो रिक्वेस्ट है ये हम हमारे हमारे क्लाइंट से, मतलब हमारे ब्राउज़र से हम सर्वर पर पहली बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इनिट मेथड एग्जीक्यूट होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम डायरेक्टली कई मतलब पहले भी आ चुके हैं, इस रिक्वेस्ट को पहले भी हमने एक्सेस कर लिया है, तो डायरेक्टली हम इस पेज को इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया है, कंपाइलेशन हो गया है, लोड भी हो गया है, इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया है, इनिशियलाइजेशन भी पहले ही हो गया था। अब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इतना ही बचता है। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब इनिशियलाइजेशन हो जाता है तब जेएसपी इंजन द्वारा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने के लिए जेएसपी सर्विस मेथड कॉल हो जाता है। और यहाँ पे जेएसपी सर्विस मेथड ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये 2 पैरामीटर लेता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी था। यहाँ पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है।
और ये फिर उसके बाद प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स देने के बाद सर्वलेट क्लास के इंस्टेंस मतलब जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा को डिस्ट्रॉय करने के लिए जेएसपी डिस्ट्रॉय इस मेथड को कॉल किया जाता है और ये कॉल ऑटोमेटिक होता है, हम इसको कॉल नहीं करते। जैसे सर्वलेट में डिस्ट्रॉय मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होती है, वैसे यहाँ पर भी जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को हाँ वैसे ही हो सकता है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए जैसे हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और अगर हमें मेमोरी को फ्री करना है तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वो उसको फ्री कर देता है। और इस पूरी प्रोसेस में हमें कहीं पर भी कंस्ट्रक्टर को या डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। गुड गुड कैच, थैंक यू सुधीर। किस लिए सर? जी, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन हैं तो पता भी तो चलना चाहिए ना कि किसने ये पॉइंट रखा था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपका नाम भी मेंशन किया। और जेएसपी जो डिस्ट्रॉय मेथड है उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, जेएसपी डिस्ट्रॉय और यहाँ पे हम वो जो ऑब्जेक्ट मेमोरी फ्री कर सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की उनको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन का कोड लिख सकते हैं। सो अगर हमें पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि ट्रांसलेशन जो कि कन्वर्ट करता है जेएसपी टू सर्वलेट में, देन कंपाइलेशन कन्वर्ट सर्वलेट इनटू बाइट कोड, ठीक है, और फिर इसके बाद आता है लोडिंग, फिर देन इंस्टेंशिएशन। अब इंस्टेंशिएशन के बाद क्या होता है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देन इनिशियलाइजेशन जेएसपी मेथड कॉल होती है यहाँ पे, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग रिस्पांस भी जनरेट करता है जो कि रिक्वेस्ट एक्सेस होती है और उसके थ्रू रिस्पांस जनरेट होता है और ये चलता रहता है। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन डिस्ट्रक्शन, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई सवाल है? डायनामिकली चेंज होता है ना वेब पेज? हाँ, डायनेमिकली चेंज होती है वेब पेजेस। तो जो बैकएंड लिखा होगा वो भी जावा में लिखा होगा? जावा में लिखा होता है, इसीलिए तो लॉजिक पार्ट अलग होता है और जो बिजनेस पार्ट होता है मतलब लॉजिकल पार्ट जो होता है वो अलग होता है। तो अगर हमें डिज़ाइनिंग में कोई चेंजेस करने हैं तो वो अलग से हम चेंजेस कर लेते हैं और लॉजिकल पार्ट जो होता है जावा में तो वो भी हम अलग से करते हैं। सर इसकी जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होती है वो जेएसपी में होती है सर्वलेट में? नहीं, रिक्वेस्ट बैकएंड से कैसे कनेक्ट करना है? एक मिनट, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग कैसी होती है कि जैसे हमने अभी पहले देखा ना यहाँ पर, यहाँ पे ठीक है, वर्किंग कैसे होता है कि यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रिक्वेस्ट फाइंड करती है कि .jsp एक्सटेंशन है क्या। अगर ये .jsp एक्सटेंशन है तो ये रिक्वेस्ट जाती है JSP इंजन को, ठीक है। देन JSP इंजन क्या करता है, इस उस जो JSP पेज है इसको कन्वर्ट करता है सर्वलेट में और फिर सर्वलेट इंजन को भेज देता है। सर्वलेट इंजन क्या करता है कि सर्वलेट इंजन उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पांस जनरेट करके वेब सर्वर को भेज देता है और वेब सर्वर उस रिस्पांस को जनरेटेड रिस्पांस को वापस क्लाइंट को भेज देता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ओके सर, ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं तो यही कह रहा था एक बार ये मतलब पूरा काम कैसे करता है वो देख लो। लाइफ साइकिल ऑफ JSP हाँ ना, कोड वो कोड हमें नहीं दिखाई देता। मैं कह रहा हूँ उनका कहने का मतलब जैसे दोनों चीज़ें अलग अलग होगी, डिजाइनिंग और उसमें जो चल रहा है हाँ तो उनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, मतलब अगर बदलाव में कुछ भी करना है। हाँ, JSP के लिए कोड ना। हाँ तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।
आने वाले लेक्चर्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्ट किया तो जाता सर है। इसको रिलेटेड करना भी बहुत ही ज़रूरत है, जैसे अगर हम किसी डिज़ाइनिंग में चेंज करना है तो सिर्फ डिज़ाइनिंग को चेंज डिजाइनिंग करना के है लिए उसमें सी हमें आगे हमें क्या है कि हमें एक टॉपिक भी है हमारा MVC आर्किटेक्चर। हाँ MVC आर्किटेक्चर आपने शायद C# में पढ़ा भी होगा। C# में सब बहुत सारी लैंग्वेजेस में हाँ, सेम वही सेम कंसेप्ट कंसेप्ट है। यस सर। हाँ, तो MVC आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर हाँ। अलग अलग कर देते हैं ये। और JSP जो है वो हमें फुल्ली सपोर्ट मिलता है हमें। जावा हमें फुल्ली सपोर्ट करता है MVC आर्किटेक्चर के लिए। तो सर जो इसमें मॉडल्स लिखे जाते होंगे हाँ तो वो भी क्या ORM यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, तो वो सर वैसे ही काम करता है बिल्कुल। और जब हम हाइबरनेट देखेंगे तो हाइबरनेट क्या करता है, वो ORM मैपिंग करता है। वही। हाँ, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और जो रिक्वेस्ट के थ्रू है बैकएंड वो इनपुट लेता है बिल्कुल। फॉर्म्स के थ्रू। और हम जैसे कि जावा में कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हाइबरनेट जब हम देखेंगे तब वहाँ पे और डिटेल में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट पे काम होता है। ऑब्जेक्ट को ही हम पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। बैकएंड ओके फिर उसे बैकएंड में पास कर देंगे हम्म। फिर पेज पे दिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रुकते हैं आज यहीं पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर जी क्लियर है ना? ओके गुड। तो भाई एक काम करो, अपने अपने कैमरा बंद करो। नहीं आएगा। अपने अपने कैमरा ऑन करो, कनेक्ट हो जाओ, अपने कैमरा ऑन करो। माइक और ये ऑफ रखिएगा, स्पीकर। बाकी लोग भी ऑन कर दीजिए कैमरा, अटेंडेंस लगाने के लिए। अटेंडेंस के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। नाम लेके बोलना पड़ेगा अभी। अटेंडेंस करते हैं।